हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। आर्यन बेटा, मुझे होस्ट बना दो। ओके, थैंक यू। हाँ जी बेटा, कल की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम से, तो उन्हीं को आगे कवर करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। करिए बेटा इसको सॉल्व। Done, sir. ln y equal to cx minus 2c. ln of y by 2 is equal to x minus 1 by a. A कोई भी arbitrary constant. Okay. हाँ जी, सब टेंजेंट लेंथ किसके बराबर होती है? Under root of 1 I not dx. p cube. सब टेंजेंट लेंथ बेटा। Y into Y dx not I into A dx. into dy. dx by dy. by dy. सब टेंजेंट लेंथ होती है y इंटू डी एक्स बाई डी वाई। dy. ऑल तो इसका मॉड होता है, तो मॉड भी हम लोग लगा ही देते हैं। तो आपको बोला गया है कि ये जो सब टेंजेंट लेंथ है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। आपको वो कांस्टेंट वैल्यू बताई तो नहीं गई है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट की है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। मॉड को हटाएंगे, प्लस माइनस के लगा देंगे। अब जो बाई वाले टर्म है वो एक तरफ कर लेते हैं, दोनों को राइट की तरफ।
ले जाएंगे तो इंटू प्लस माइनस के इक्वल्स टू डी। अब करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट। क्या आंसर आया? प्लस माइनस के इंटू एल एन ऑफ मॉड वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक। यस सर। अब आपको बोला गया है ये जो कर्व है ये 2,1 से पास करना चाहिए, तो इसको लेके आप क्या कर सकते हो, इस कांस्टेंट सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 2,1 से पास करने का मतलब क्या, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। दैट मीन्स c इज -2 क्योंकि ln1 0 होता है। तो फाइनली आपका जो आंसर आया है वो है बेटा प्लस माइनस के इंटू एल एन ऑफ मॉड वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। दिस इज द आंसर। ओके। हाँ जी सर। करिए बेटा ये क्वेश्चन। तो सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। थैंक यू सर। Done, sir.
So y equals to cx. क्या आंसर आ रहा है? Y equals to y cx. equals to cx. y इक्वल्स टू cx। कैलकुलेशन देखिए बेटा। minus 1 square minus x plus c. दोबारा से बोलो क्या है वो। ln y equals to minus 1 by x square minus x plus c. Minus 2 by x square, sorry. ln y Equals to minus 1 by x square इक्वल्स टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर minus x plus c. ये आ रहा है सर। Sir, ln x is equal to 2 under root of x plus root y ऐसे आ रहा है। ओके, देखते हैं बेटा क्या आंसर सही होना चाहिए इसमें। शिवम, देखते हैं बेटा आंसर सही है क्या नहीं है। सर मेरा बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। ओके, चलो हम लोग जब सॉल्विंग करेंगे तब आप लोग अपना आंसर मैच कर लेना। So 2 root y equals to minus 2 upon 3a x raised to power 3 by 2 plus c. ओके, इसको डिस्कस करें फिर। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है तो डिस्कस कर लेते हैं, या किसी को टाइम चाहिए? सर थोड़ा सा टाइम दे दो। ओके, थोड़ा सा टाइम ठीक है। दीजिए। सर एक बार ही दोबारा करके देख लेता हूँ, 1 मिनट रुक। ओके बेटा। सर वो जो मैंने minus 1 by x square बोला सर उसको ln x कर दो प्लीज। यस सर, अब सही आ रहा है। ये सर ln x आ रहा है, वो गलती हो गई थी यस कैलकुलेशन में। सर, यही आएगा फिर। ये सर ये आ रहा है। ओके, सर मेरा डिफरेंट आ रहा है इससे। ओके, बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका फिर। ln x is equal to minus 2 root y by root x plus c. जो आपने आंसर बोला है वो सही है नहीं। यस सर, यही आ रहा है। यस सर। सर क्या आंसर है? शिवम ने बोला है वो सही नहीं है। मतलब मेरे पास जो आंसर है वो किसी अलग फॉर्म में है, तो इसलिए
रिलेट करना सर पड़ेगा। क्या है आंसर एक बारी बता दो। हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, find the equation of the curve such that the square of the intercept cut off by any tangent from y axis। so सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो क्या है, एक टैंजेंट तो बना ही लेंगे। ये टैंजेंट लिख लिया। अब ये कर्व के ऊपर एनी रैंडम पॉइंट ले लिया जी, और इस टैंजेंट की इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई dy by dx into x minus x, राइट। अब आपको बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व द स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय एनी टेंजेंट फ्रॉम y एक्सिस। मतलब y एक्सिस के साथ इसका जो इंटरसेप्ट बन रहा है, मतलब आपने कैपिटल X को 0 पुट कर देना है, तो कैपिटल Y कितना आएगा, y माइनस x dy बाय dx। ये y इंटरसेप्ट आ गया। अब जब ये y इंटरसेप्ट आ गया है तो आपको बोला क्या गया है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट, इस इंटरसेप्ट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स है दोनों x और y, इनके प्रोडक्ट के बराबर है जी इसके स्क्वायर की वैल्यू। यस सर, यहीं x पे गलती माइनस करी थी। y माइनस x dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x into y। क्या सबने ये इक्वेशन लिखी है? यस सर। यस सर। Yes. Yes, sir. अब स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके dy by dx को सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो dy by dx को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस प्लस लिख दे या प्लस माइनस लिख दे, उससे तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर्पस तो यही है कि भी एक बार प्लस वाला भी सॉल्विंग करनी है, एक बार माइनस वाली भी सॉल्विंग करनी है, तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। यस सर। अब ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, y is equal to tx। X को ty ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग क्या करते हैं, y को tx पुट कर लेते हैं। अगर x को ty पुट कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं है, बट नॉर्मली ये वाला प्रेफर करते हैं हम लोग। तो जब y को tx पुट करा तो बेटा dy by dx क्या आ जाएगा, t प्लस x इंटू dt by dx। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं और ये क्या बन जाएगा, ये tx प्लस ये रूट में t इंटू एक्स आ जाएगा जी, ये अकेला x है जी, x तो कट जाएगा तो ये t प्लस माइनस रूट t आ जाएगा और ये t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। t के साथ t कट गया, तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गई है, मतलब t वाले टर्म एक तरफ ले जाएंगे हम लोग, तो डी टी बाई रूट टी आ गया। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो। शिवम भाई, जो तूने आंसर बताया था क्यों, क्या कहीं कैलकुलेशन में कहीं गलती कर गया क्या? सर वो स्क्वायर नहीं नोट किया था मैंने नोटबुक में। ओके, स्क्वायर है बेटा वो। तो अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा 2 रूट टी आ जाएगा जी, और ये प्लस माइनस एल एन एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। ठीक, यही आंसर है। यस सर।
जिसमें इस टी को हम लोग वाई बाय एक्स भी लिख ही लेंगे। सर हाँ जी, जो ऊपर स्क्वायर वाली टर्म है, अगर हम उसे खोल दें तो वो dy बाई डी एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ओके। तो उसके रूट्स निकाले तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो उससे ये आंसर नहीं आ रहा। बेटा जब आप इसके रूट्स निकालेंगे तो रूट्स यही दोनों तो आएंगे। आपने कहीं रूट्स निकालने में गलती कर दी है। मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है। रूट्स का फॉर्मूला भी तो बेटा ऐसे ही बनता है ना। देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक रूट निकालो, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करते हैं। बेटा वो फॉर्मूला तो डिराइव ऐसे ही हुआ है ना, परफेक्ट स्क्वायरिंग बना के। हाँ जी सर। तो अगर मैं ये स्क्वायर पहले से ही है, पहले ही मैं उधर जाके स्क्वायर रूट कर दूं, तो मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स के दोनों रूट्स आए हैं वो यही दोनों तो होने चाहिए ना। यस सर। तो एक बार कैलकुलेशन आप देख लीजिए, अदरवाइज ये जो आंसर लिखा गया ये तो बिल्कुल सही है। ओके सर। हाँ जी, इस पूरे सोल्यूशन में कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक दो लोगों का आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो आई थिंक उन्होंने भी अपना मिस्टेक जान लिया होगा। यस सर। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? आगे चले। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर हाँ जी। सर वैसे इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो चुकी है सर? हाँ जी। ओके सर। हाँ जी, करिए सॉल्व इसको।
किसी का हुआ? हो गया हो गया सर, सर। हो गया Okay, good. सर। स्लोप इक्वेट कर दीजिए दोनों की। सर वो पॉइंट्स निकाल के yes. उनका मिड पॉइंट निकाल यस के सर, यस मिड सर, पॉइंट। ऐसे Yes, sir. करना मिड पॉइंट से। सर पहले सर वो कर्व की स्लोप फाइंड करके इससे मैच हो गई थी वो। Okay. यस सर, ये रितेश वाला मेथड ही किया है सर। सर मैंने तो कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए थे, फिर उनका मिड पॉइंट। यस यस सर, मिड मैंने भी पॉइंट ऐसे वाला किया। ऐसे करो। मिड पॉइंट वैसे किया। जो भी आपको ठीक लगता है, मिड पॉइंट वाला मेथड लगाना, मिड पॉइंट वाला मेथड लगा लीजिए। स्लोप वगैरह ठीक लग रहा है तो कहाँ से कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग डिस्कस कर लें एक बारी। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है? यस यस सर। अभी किसी को टाइम चाहिए क्या? क्वेश्चन में दिया क्या गया है जी? आपको बोला गया है एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए। px, y, और इस पॉइंट पे अगर आप टैंजेंट बनाते हैं तो ये टैंजेंट का जो पोर्शन है, जो पोर्शन दोनों एक्सिस के बीच में है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी की पूरी टैंजेंट है। इस टैंजेंट का कौन सा पोर्शन, दोनों एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है, अगर हम लोग उस पोर्शन को कंसीडर करें तो उस पोर्शन का मिड पॉइंट कौन सा है जी? ये P पॉइंट ही है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ऐसा इस कर्व के लिए देगा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हम लोग पिछले क्वेश्चन में लिख ही चुके हैं, तो कुछ नया नहीं रहा, ये लिख लिया जी। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं। पहले ए पॉइंट निकाल लेते हैं। फॉर ए y 0 होगा और x कैलकुलेट करना होगा जी। तो x कितना आ जाएगा, स्मॉल है x माइनस वाई माइनस वाई dx बाय dx बाय dy। बिल्कुल ठीक है, तो ये ए पॉइंट आ गया जी। फिर b के लिए क्या है, x 0 होगा, एक्स को 0। y निकालना होगा जी। y कितना आएगा, सर y माइनस x dy बाय dx। यस। तो जब a और b दोनों पॉइंट आ गए तो इन दोनों का मिड पॉइंट, जब आप मिड पॉइंट की बात करते हो तो चाहे तो आप x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करा दो, चाहे आप y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करा दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे मतलब दोनों से जो इक्वेशन मिलेगी आपको वो सेम मिलेगी, ठीक है।
तो अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करा देते हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट ही ले लेते हैं, तो पहले तो x कोऑर्डिनेट b के लिए 0 है, a के लिए ये है जी, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 ये किसके बराबर, x के बराबर। दैट मींस माइनस y dx by dy, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2x बनेगा, ये वाला x उधर ले जाके अकेला x रह जाएगा। अब x वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, y वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, क्या आएगा, dy by y माइनस dx by x, तो ln y ये ln x, दोनों ही ln के टर्म है तो कांस्टेंट भी ln के टर्म्स में लिख लेते हैं, ln से लिख लेते हैं। अब इन दोनों को टर्म्स को इकट्ठा करके ln खत्म हो जाएगा। ओके हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया है सारी बातें? यस सर। तो बेटा ये जो हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एप्लीकेशंस देखे हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, उनके फॉर्मूले अगर याद रहे तो बेटर है, तो वो यूज करना पड़ सकता है। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उनकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, तो उनको आप लोग लिख पाए और फिर फर्दर जो भी क्वेश्चन में दिया गया आप उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को है ना, इनके और एप्लीकेशंस भी देखते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे, और जगह पे भी ये अप्लाई हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन किया है कभी? यस सर। कहाँ पे? फिजिक्स में। Yes, sir, physics. फिजिक्स में ये एक पर्टिकुलर थ्योरी ही है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यस सर। यस सर। Yes. यस सर। तो जो पहले की लाइन लिखी हुई है वो है ना उस थ्योरी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी आगे की तो वैल्यूज हैं जिसको आपको वो इक्वेशन बना के सिंपलीफाई करके सॉल्व करना होगा। करिए सब लोग।
सर ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कब बताना है, किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो कांस्टेंट लिखा ना बेटा। अच्छा हाँ, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहता है ना, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होता है ना। So 40. ओके, फोर्टी। सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या बन रही है। T is equal to S plus e की पावर माइनस KT। आपको क्या बोला गया है, टेम्परेचर Yes, T sir. ऑफ कूलिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखा जाए तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dt अपॉन dt dt स्मॉल टी, राइट। तो ये कैपिटल टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी टाइम को रिप्रेजेंट, टाइम। ठीक है ना। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है, is equal to KT minus S। है ना। तो अब इसकी इक्वेशन, ये इक्वालिटी किसके बराबर है। अब ये ड्रॉप हो रहा है तो ड्रॉप में नॉर्मली हम लोग माइनस लगा देते हैं, है ना। अगर नहीं भी लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे हम लोग प्रेफर करते हैं कि पहले से साइन लगा, माइनस का साइन लगा दो। फिर ड्रॉप्स एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाना होता है जी, तो कांस्टेंट ही लगा दीजिए। प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिफरेंस ऑफ दिस, मतलब t माइनस s। तो क्या ये इक्वेशन सबने बना ली है? यस। yes sir. और अगर आपने वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग याद होगा तो वहां से भी ना डायरेक्टली आप ये इक्वेशन बना सकते थे।
पूरी की पूरी जो पहला स्टेटमेंट है वो उसकी थ्योरी ही लिखा गया है, डेफिनेशन ही लिखा हुआ है। तो अब ये इक्वेशन बना लिए जी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? कैपिटल टी वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, वो एक वेरिएबल है हमारे लिए, और स्मॉल टी दूसरी तरफ ले जाएंगे जी। अब करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने के लिए एक तरीका तो हमारे पास ये है कि भी हम लोग पहले इसे इंडेफिनिट के तरीके से सॉल्व कर लें और एक कांस्टेंट अलग से लगा देंगे, फिर हम लोग ये वैल्यूज पुट कर दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि भाई हम लोग पहले लिमिट ही डाल दे, सीधा सीधा लिमिट्स ही डाल देते हैं दोनों तरफ। लिमिट्स क्या है कि भाई एट t इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली का मतलब क्या, टाइम 0 जब हो गया तब कैपिटल T की वैल्यू क्या 80 है, और 5 मिनट के बाद यहाँ पे टाइम 5 मिनट लगा दिया जी, तब क्या है टेम्परेचर 60 है। इस तरीके से लिमिट्स पे डाल सकते हैं अभी। अगर पहले इंडेफिनिट के तरीके से सॉल्व करना था तो वो भी आप करके देख सकते थे, और फिर आप दोनों कांस्टेंट, एक k वाला कांस्टेंट है, एक इंटीग्रेशन के साइन की वजह से कांस्टेंट आएगा, तो उनको दोनों को सॉल्व कर सकते थे। तो वो भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है जी। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? ये ln ऑफ t माइनस s बनेगा, और ये बनेगा माइनस k इंटू टी 5 0। तो ये तो आ गया आपका माइनस 5k। ये आपका क्या आएगा? पहले आएगा ln 60 माइनस s, फिर माइनस ln ऑफ 80 माइनस s, जिसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ 60 माइनस s अपॉन 80 माइनस s का मॉड इक्वल्स टू माइनस 5k। ये हमारा पहला रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन क्या है? क्या पहली इक्वालिटी समझ में आई है सबको? यस सर। पहली इक्वालिटी समझ में आई है। अब दूसरी इक्वालिटी बनाएंगे जी, जो कि सेकेंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे है कि भी आफ्टर अनदर 5 मिनट्स, आफ्टर अनदर 5 मिनट्स मतलब 10 मिनट्स के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो 50 हो जाता है। तो इक्वेशन तो यही बननी है, इक्वेशन तो बदलने वाली है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिमिट्स में चेंजेस आ जाएंगे। तो इक्वेशन तो यही है बेटा, इसमें लिमिट्स में चेंजेस कर देते हैं कि भी जब 0 टेम्परेचर टाइम था तब 80 डिग्री था टेम्परेचर, जब 10 मिनट्स के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो 50 हो जा रहा है। तो अब इसको सॉल्व किया जाएगा। अगेन सॉल्विंग के लिए तो जो इंटीग्रेशन है वो तो वही रहेगा, लिमिट्स अगेन यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे ln ऑफ 50 माइनस एस अपॉन 80 माइनस एस, ये आपका माइनस 10k के बराबर हो जाएगा। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। सर हम इसको सेकंड वाला है जो, उसको हम 60 से 50 तक भी कर सकते थे। हाँ 60 से 50 लेके भी कर सकते थे, एक ही बात है। तो अब इन दोनों को सीधा सीधा डिवाइड कर दो, ताकि ये जो रेशो है ना कि खत्म ही हो जाएगा। तो 1/2 करेंगे तो ये क्या बनेगा जी? ln अपॉन 60 माइनस एस 80 माइनस एस माइनस अपॉन ln ऑफ 50 माइनस एस अपॉन 80 माइनस एस। दिस इज इक्वल्स टू 1/2। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे।
सबको समझ में आ रहा है ना? अब ये 2 जो है वो इसके पावर में ले जाएंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, और जब पावर में ले गए तो अब दोनों तरफ ln खत्म हो जाएगा। अब सॉल्व किया जाएगा तो ये 60 माइनस एस का स्क्वायर बनेगा, ये 80 माइनस एस का स्क्वायर बनेगा, जो कि इधर आके 80 माइनस एस इंटू 50 माइनस एस बनेगा। अब स्क्वायरिंग ओपन कर लो तो ये 3600, ये माइनस 120 एस प्लस एस स्क्वायर, ये आएगा आपका 4000 माइनस 130 एस प्लस एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, इस माइनस 30 एस को इधर ले आओ तो ये 10 एस बन गया, ये 3600 इधर ले जाओ तो ये 400 आ गया, तो एस की वैल्यू आ गई बेटा 40। हाँ जी, समझ में आया ये पूरी कैलकुलेशन? किसी को इसमें दिक्कत है? सर किसी को भी दिक्कत है इसमें? सर हाँ जी सर एक बात पूछनी थी। बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है उसमें जो टी का टेम्परेचर का और जो टाइम का डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है, तो अगर जो हमारे पास ऊपर ही आई थी dt अपॉन ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हो? जो फर्स्ट स्टेप में आपने लिखा है, तो अगर हम वहां पे ही उसको dt बाई dt की जगह डेल्टा t बाई डेल्टा t लिखते तो dt बाई dt की बजाय तो सर आंसर सेम ही आ रहा है, डेल्टा t। ओके, तो अगर आप सर आंसर सही है या गलत है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, आप इसको ऐसा लिखना चाह रहे हो? यस सर, क्योंकि डिफरेंस काफी मतलब नोटिसेबल है ना। ओके, तो अब क्या आप इस t को इसके डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाएंगे? जैसे फिर उसके बाद सीधा डाटा पुट कर दें, अगर जैसे फर्स्ट स्टेप में हमारा अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे, सीधी बात है, अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे तो मेरे हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि भाई इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप इसको ऐसा लिखना चाह रहे हो, और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ इनमें इंटीग्रेशन करेंगे आप, राइट? नहीं सर, इंटीग्रेशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, मतलब आप t2 माइनस t1 लिख के और टाइम डिफरेंस लेके करना चाह रहे हो? यस सर। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। ये मेथड सही है या नहीं? ये फिर ऐसे ही आंसर आ गया? ये मेथड सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? देखिए, टेम्परेचर जो वैल्यूज होती है ना, आप उस पे मत जाया करिए कभी भी। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यार 5 जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, तो जो 5 इतना बड़ा है तो फिर मैं उसको नेग्लिजिबल लेके चल सकता हूँ, सॉरी मतलब उसको सिग्निफिकेंट लेके चल सकता हूँ। या अगर मैं आपको बोलता कि 0.01 वो बहुत छोटा वैल्यू है, ये सब बातें होती है रिलेटिवली। अगर आप पहले ही बहुत है ना माइक्रॉन्स में बात करेंगे तो उसके लिए तो फिर 0.01 भी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, और अगर आप लैक्स में बात करेंगे उसके लिए फिर 5 बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो आप कभी भी वैल्यूज को देख के नहीं कह सकते कि ये बहुत छोटा वाला डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा वाला डिफरेंस है। ठीक, तो दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ चेंज बोला गया है, जब वो लिखा गया है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T माइनस एस, इसका मतलब ये है कि जिस भी इंस्टेंट पे आपका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होगा, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर ये रेट ऑफ चेंज होगा। मतलब ये रेट ऑफ चेंज आपका कांस्टेंट नहीं है।
जब आप 80 से 60 आएंगे तो Okay, ठीक है, जब स्टार्टिंग में 80 रहा तब वो जो डिफरेंस है, जो रेट ऑफ चेंज होगा वो 80 माइनस एस के हिसाब से होगा। लेकिन जब थोड़े टाइम, अब 5 मिनट की बात करो, अगर मैं आपको बोल दूं कि 10 सेकंड के बाद, तो 10 सेकंड के बाद जब टेम्परेचर गिर चुका होगा, मान लीजिए 78 पहुंच चुका होगा, तो 78 डिग्री माइनस एस होगा ना तब रेट ऑफ चेंज। तो वो जो कैपिटल टी यहाँ पे लिखा गया है उसको देने का पर्पस यही है कि भैया आपने जो रेट ऑफ चेंज है वो आप कांस्टेंट नहीं ले सकते। आपके तरीके से देखा जाए तो फिर उसमें आप उसको रेट ऑफ चेंज को कांस्टेंट मान के चल रहे हो। okay, sir. तो रेट ऑफ, ये जो वैल्यूज है आप इस वैल्यूज पे नहीं जाएंगे कि ये वैल्यूज बहुत बड़ी हैं तो मैं इसको ऐसा कांस्टेंट मान लूंगा, या है ना। उसकी बजाय जो थ्योरी लिखा गया है आप उसको डायरेक्टली फॉलो करिए। और उसने मेंशन है कि भाई जो रेट ऑफ चेंज है वो वेरी कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। करिए बेटा इसको सॉल्व। सर जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सर, इसमें जैसे अब इसमें पूछा हाउ मेनी इयर्स विल पॉपुलेशन बिकम ट्रिपल, सर डबल से ट्रिपल होने में होता है या प्रेजेंट से लेके ट्रिपल होने में? स्टार्टिंग से ट्रिपल। ओके सर।
सर 25 ln 3 by ln 2. Yes, sir. 25 ln 3 यस by ln सर 2. यही आ रहा है Yes, sir. 25 ln 3 by यस सर ln 2 यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। बाकी लोग भी करिए। सर ये तो उसके जैसी है ना, जैसे केमिस्ट्री में हम निकालते हैं उसके बिल्कुल रेट। जी, यस वही है वही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना। Yes, sir. यस Yes. सर। हाँ जी, डिस्कस करते हैं फिर इसको। किसी को टाइम चाहिए अटेम्प्ट करने के लिए? ओके बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? डीपी बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट की लगा देते हैं। इज प्रोपोर्शनल टू दी नंबर प्रेजेंट। नंबर प्रेजेंट मतलब क्या हो गया? जितनी उस टाइम पे पॉपुलेशन है, दैट मींस इनटू पी। पॉपुलेशन को पी से डिनोट किया है तो डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू टी टाइम्स पी। अब पी वाले टर्म एक तरफ ले जाएंगे, टी वाले टर्म एक तरफ ले जाएंगे। अब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेट करके अगेन, अगर आप पहले इसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट सी लगाना चाहते हैं, बाद में के और सी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज डाल देंगे, लिमिट्स डाल देंगे, तो फिर आपको वो कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले ही हम लोग लिमिट डाल ही देते हैं। बोला क्या गया कि भी 25 ईयर्स में इसकी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है। तो मान लीजिए टी इक्वल्स टू 0, इसकी जो पॉपुलेशन है वो पी नॉट है, तो 25 ईयर्स के बाद इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? 2 पी नॉट हो जाएगी। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और ये आ जाएगा 25 के, और इस पे जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो ln2 इज इक्वल टू के टाइम्स 25। ये आपको रिजल्ट बन गया। यहां से ये बोल सकते हो कि आपको के की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आपको बोला क्या गया है कि भाई कितने टाइम में ये पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगी। तो इक्वेशन तो बेटा यही बननी है, तो उसको तो दोबारा से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लिमिट्स का फ़र्क पड़ जाएगा। लिमिट्स में क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर t इक्वल्स टू 0 पे इसकी पॉपुलेशन p नॉट माना जाए तो हम लोग मान लेते हैं कि t टाइम के बाद इसकी जो पॉपुलेशन है वो 3p नॉट हो जाती है जी। तो जब ये वाली लिमिट्स डाली जाएंगी तो अब क्या बनेगा? ln p 3p नॉट p नॉट, k की वैल्यू भी यहाँ पे डाल ही देते हैं ln2 बाई 25, और ये t आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू ln3 इक्वल्स टू ln2 अपॉन 25 इंटू t। दैट मीन्स t की वैल्यू हो गई बेटा 25 टाइम्स ln3 अपॉन ln। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
करिए बेटा सर। क्वेश्चन में है कि भाई क्या इंटरेस्ट रेट रखा जाए ताकि जो इनिशियल अमाउंट है वो डबल हो जाए 6 सालों में, और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। सर अकाउंट के बाद क्या लिखे है? अकाउंट एक्रूज। ओके सर। Sir, ln 2/6. ओके Yes, sir. ln 2/6. ओके जी। यस सर ln 2/6 सर। यस सर ln 2/6 Yes, sir, sir। ln 2/6. 100 में 100 से कर देंगे ना परसेंट के लिए तो। हाँ, वो अगर परसेंटेज में बताना चाहते हैं, नॉर्मली वैसे परसेंटेज में ही होता है, तो फिर वो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ln2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादातर दी होती है, तो ln2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.69। 693. तो आप इसको यूज़ करके ना वैल्यूज़ ही निकालते हैं नॉर्मली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो इंटू 100 करके ही बोला जाता है ना, परसेंटेज में निकाला जाता है। है 11.56%। ओके जी। हाँ जी, इसको डिस्कस करें। देखिए, आपको क्या बोला गया है, ये जो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या रखा जाए। तो बेटा उस इंटरेस्ट रेट का किससे मतलब है, किससे लिंक है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट, मतलब वो जो अमाउंट है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं अमाउंट को ए से डिनोट कर देता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि भी डीए बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट इज इक्वल्स टू, जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा किसके ऊपर किसके बेसिस पे लगता है, कि भाई वहां पे जितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे लगता है, और वो जो अमाउंट होती है उस अमाउंट का एक इंटरेस्ट वैल्यू होता है ना, एक इंटरेस्ट वैल्यू होता है बेटा। तो हम लोग अगर डीए बाई डी टी के बारे में सोचें, तो डीए बाई डी टी किसके बराबर होगा, कि उस टाइम पे कितनी अमाउंट प्रेजेंट है इनटू उसका कितना इंटरेस्ट है, आर, इंटरेस्ट को आर से डिनोट करते हैं, राइट। ये इक्वेशन समझ में आ रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट
इज इक्वल टू द अमाउंट प्रेजेंट इनटू इट्स इंटरेस्ट वैल्यू। पर इंटरेस्ट तो आ रहा है। हाँ जी, किसी को डाउट है, कुछ पूछ रहा है? अब ये a डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो a वाले टर्म एक तरफ कर लिए। सर ये एक बार फिर से बता दो। बेटा dA by dt, dA by dt का मतलब क्या? The rate of change of amount, the rate of change of amount। हाँ जी। तो वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट होगा वो किसके बराबर होगा? कि उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट लग रहा होगा और वो इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां उस टाइम पे जितनी अमाउंट प्रेजेंट होगी। ठीक है राइट? हाँ जी। तो इस वजह से क्या मैं dA by dt को a into r लिख सकता हूँ? हाँ जी सर। हाँ जी, इसमें इस इक्वेशन को बनाने में किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर इंटरेस्ट तो एक अमाउंट होता है ना? क्या कह रहे हो? जैसे रेट परसेंटेज में होता है, इंटरेस्ट तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है ना? सर प्लस नहीं आएगा मेरे सर को भी मैंने डाउट। भी पहले प्लस करा था। प्लस कैसे करोगे बेटा? ओरिजिनल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा। वो प्लस प्रिंसिपल r अमाउंट ऐड में वो करते हैं या फॉर्म। a into r करते हैं ऐड? देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि भी स्टार्टिंग के अमाउंट a है, उसको 1 plus r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आप ये लिख रहे हैं कि भाई ये एक साल के बाद जो अमाउंट है, मान लो वो a डैश है, तो उसको लिख दिया आपने a into 1 plus r, ऐसा लिखा क्या? सर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया था, वो p प्लस p इंटू 1 माइनस r अपॉन 100 इंटू की पावर t। मैं वो आपकी बात समझ रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया आपने। ये एक साल की बात है, तो अगर 6 सालों के बाद देखेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो a डैश आपका 6 साल मतलब a इंटू 1 प्लस r की पावर 6, ऐसा? यस है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ये वाला फॉर्मूला आप ही लगा देंगे। अब इसमें और मेरे वाले जो मेथड है उसमें फर्क कहाँ है? देखिए ये जो मेथड होता है ना, उसमें आप मैथ्स में आपने जो वहां पे वर्ड पढ़ा होगा कंपाउंडेड ईयरली, पढ़ते हैं? हाँ ठीक है। कंपाउंडेड ईयरली मतलब एक साल तक तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह काम करता है, और फिर जब वो अमाउंट बन जाती है, एक साल के बाद जो अमाउंट अब बन जाती है, फिर उस अमाउंट पे आपका आगे के एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट का काम करता है। तो कंपाउंडेड ईयरली मतलब एक साल तक तो वो सिंपल इंटरेस्ट का काम करेगा, जब एक साल के बाद जो टोटल अमाउंट प्रेजेंट होगी, अब वो अमाउंट इनिशियल अमाउंट का काम करेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, और फिर उस पूरे साल के लिए जो नया इंटरेस्ट लगता रहेगा वो एक सिंगल इंटरेस्ट की तरह काम करेगा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट की तरह काम करेगा। फिर वो दूसरे साल उस अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट का काम करेगा। 2 सालों के बाद जो अमाउंट बन जाएगी, नई रेडी हो जाएगी, वो थर्ड ईयर के लिए इनिशियल अमाउंट का काम करेगी, और फिर उस थर्ड ईयर में वो आपका सिंपल इंटरेस्ट का काम करेगा। तो एक साल तक के इंटरवल में वो सिंपल इंटरेस्ट का काम करता है। तो ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है a डैश इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस r की पावर 6, ये वाला जो फॉर्मूला है ये होता है कंपाउंडेड ईयरली का, जिसमें एक साल तक तो वो सिंपल इंटरेस्ट का काम करता है, और एक साल के बाद वाली जो अमाउंट बन जाती है वो फिर एक साल के इंटरवल में वो है ना कंपाउंडेड बन के आती है। ठीक है, विद इन ए ईयर वो एक सिंपल इंटरेस्ट का काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? कंटिन्यूअसली, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, मतलब वो अगर एक साल नहीं एक सेकेंड भी कंपाउंडेड की तरह काम कर रहा है, एक सेकेंड भी वो कंपाउंडेड की तरह काम कर रहा है।
ओके हाँ जी सर। सर इसीलिए आपको याद होगा जब हम लोग सेमी एनुअली करते हैं ना सेमी एनुअली, तो उसमें रेट जो होता है वो आधा कर देते हैं और फिर पावर डबल कर देते हैं। यस सर। तो वो जब सेमी एनुअली होता है तो वो उन्होंने क्या बोला कि 6 महीने तक तो वो सिंपल इंटरेस्ट का काम करेगा। जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो 6 महीने के बाद फिर वो नए 6 मंथ्स के लिए वो एक सिंपल इंटरेस्ट का इनिशियल अमाउंट का काम करेगा और उन आगे के 6 महीनों के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह बिहेवियर रहेगा। ओके हाँ जी पंकज कुछ पूछ रहा था। सर मैं कह रहा था कि मतलब जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें भी यही लगता है क्या? क्रेडिट कार्ड में ये नहीं लगता है बेटा, उसमें मंथली होते हैं चीजें। ओके सर ठीक है। क्रेडिट कार्ड कौन सा यूज कर रहा है भाई तू? सर वो HDFC का था पापा के, मतलब 700 रुपए 10,000 रुपए बना दिए उन्होंने। क्या बात है, मतलब मुझे भी सिखा यार, फिर मुझे क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं तेरे को फोन करता ना, फोन नंबर देना अपना। ओके हाँ जी, तो ये जो इक्वेशन है सर डी ए बाई क्लास ए इक्वल्स टू आर इंटू डी टी, इसको हम लोग लिख रहे हैं। अब इसमें डायरेक्टली है ना कोई कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली लिमिट्स ही पुट कर देंगे। तो लिमिट्स क्या पुट कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए कि भाई 6 सालों के बाद उसकी जो अमाउंट है वो डबल हो जाए। तो अगर t इक्वल्स टू 0 पे उसकी अमाउंट a नॉट मान के चले तो 6 सालों के बाद उसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, 2a नॉट हो जानी चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो ln a with limits 2a naught I naught and r into 6 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके r की वैल्यू आपको मिल जाएगी ln 2/6। अब ये जो r की वैल्यू है ये तो पॉइंटों में ही आएगी ऑब्वियसली बात है, और हमने जो लिया है यहाँ पे बिल्कुल भी 100 यहाँ पे नहीं लिया है, डिवाइड बाय 100 नहीं किया। तो दैट मीन्स जो r की वैल्यू आपको आ रही है वो सीधा सीधा पॉइंटों में आ रही है, इतने टाइम्स उसका रेट है। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इस इंटरेस्ट रेट को हमें इस वैल्यू को क्या करना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई करा देना चाहिए। और ln2 की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया है उसकी वैल्यू पुट करके अल्टीमेटली ये 11.55% के आसपास वैल्यू हो जाएगी। ओके, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, इसका मतलब समझ में आया है अब आपको? यस सर। तो जब आप इस चैप्टर में बात करते हैं तो आपको है ना जो भी क्वेश्चंस रहते हैं खासकर इसमें है ना अमाउंट के इंटरेस्ट रेट वाले, वो कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली ही होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर वो कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली नहीं लिखा है तो आप नहीं लेंगे। तो कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में लिखा ही होगा, तो फिर उसके हिसाब से आपने ये वाली इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, अब बेटा हम लोग एक दो क्वेश्चंस ऐसे कर रहे हैं जो कि थोड़ा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले हैं, तो ना उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, एक दो क्वेश्चंस ही देख रहे हैं। अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े जिनको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो उनका एक दो क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो बेटा पहले इसको ट्राई करिए आप लोग, अगर हमें इसको सॉल्व करना पड़े तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। सर ln y is equal to e की पावर x। ओके यस सर। यस y सर इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c। सिर्फ एक ही प्लस कांस्टेंट c आएगा, yes। दो बार इंटीग्रेट करोगे तो दो नहीं कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट तो दो दो आएंगे। हाँ।
जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड डिग्री में है तो जब आप इसे इंटीग्रेट भी करेंगे तो इंटीग्रेट करके आपके फिर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने चाहिए, राइट? एक ई की पावर में आएगा, एक दूसरा अलग प्लस सी में। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करिए, फिर डिस्कस करते हैं इसको। y इक्वल टू e की पावर x प्लस c1 प्लस c2। c2 अलग से है, e की पावर में नहीं है। ओके जी, हाँ जी, इसको देखते हैं। ठीक है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसको सिंगल फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? मैं फॉर द टाइमिंग dy बाई dx को क्या मान लूंगा, z मान लूंगा। अगर y एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, तो dy बाई dx मतलब उसका जब डेरिवेटिव जब आप सॉल्व कर लोगे तो वो डेरिवेटिव भी क्या होगा, एक नया फंक्शन ही तो तैयार होगा। तो मैं उस डेरिवेटिव को z से रिप्लेस कर रहा हूँ। जब ये रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dz अपॉन dx। ये जो होता है ना, ये dy बाई dx ऑफ dy बाई dx होता है, राइट? ऐसा लिखा होता है ना इसका मीनिंग। तो इसकी वजह से मेरा जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dz बाई dx इक्वल्स टू z में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं dz बाई z कर लूंगा, dx कर लूंगा जी, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे जी। इसको सॉल्व करके ln z इक्वल्स टू x प्लस c। अब इस z को लिख देंगे e की पावर c इंटू एंटीलॉग ले लेंगे बेसिकली। e की पावर c अल्टीमेटली कांस्टेंट है तो उसको मैं k से रिप्लेस कर देता हूँ। और ये z आया है, और z तो नहीं चाहिए था, z को जो आपने माना था अब आप उसको वापस से रख देंगे। तो dy इज इक्वल्स टू k टाइम्स e की पावर x इंटू dx। अब वापस से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे जी। सर एक बार दोबारा स्टार्टिंग से बता दो। बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जा सकता है। तो आप लोगों को भी अगर जस्ट इन केस, वैसे तो सेकंड डेरिवेटिव आपके सिलेबस में है नहीं, जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ बन के भी आए तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन होगा जिसको आप थोड़ा बहुत पुट करके फर्स्ट में बना सके। तो एक दो टिपिकल क्वेश्चन जिसमें ये हम लोग देख रहे हैं कि जो d2y अपॉन dx2 का मीनिंग क्या होता है, वो ये होता है ना लेफ्ट हैंड साइड, यस कि dy बाई dx को डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये उसका मीनिंग होता है। तो हमने क्या किया, हमने इस dy बाई dx को फॉर द टाइम में z पुट कर लिया, तो उससे हमारी इक्वेशन z और x में क्या बन जाएगी, अब ये बन जाएगी। यस सर। जब ये इक्वेशन बन गई, अब ये क्या हमारा फर्स्ट ऑर्डर वाला इक्वेशन बन गया। यस सर, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो ऐसा रहता ही है। यस। तो पहले z आ जाएगा, जब z आ जाएगा तो फिर वापस से उस z को dy बाई dx पुट करके फिर से उसका इंटीग्रेट करके y आ जाएगा जी। तो यहाँ पे k और k डैश आपके दो पैरामीटर आ गए हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए हैं। ठीक है सर, मैंने ना एक चीज करी थी, मैंने वो ऊपर जब मैं z मारा था उसे वहां पे इंटीग्रेट कर दिया था, तो वो गलत है? यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। हाँ यस सर, हाँ मतलब यहाँ पे क्रॉस। कैसे इंटीग्रेट करोगे बेटा, ओके ठीक है।
z है वेरिएबल, तो उसको dx के साथ मल्टीप्लाई करके कैसे इंटीग्रेट करोगे, है ना? मैंने कांस्टेंट मान के z कर एक दिया। कांस्टेंट नहीं है, वही तो, z ओके कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो कि डिग्री ज्यादा वाला है जी। देखिए आप लोगों के सिलेबस में वैसे तो डिग्री 1 वाले ही क्वेश्चन हैं, तो हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें डिग्री 2 है जी, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन तो जरूर आप थोड़ा बहुत कॉमनली आपको मिल जाएंगे, बुक्स में भी मिल जाएंगे, आपको शीट में भी मैंने डाले हैं क्वेश्चन कि अगर डिग्री ज्यादा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये सर कल भी ट्राई किया था ऐसा एक क्वेश्चन ना, हुआ नहीं था उस टाइम पे। सर dy बाई dx को क्वाड्रेटिक बनी हुई है, उससे निकाल लेंगे x प्लस वाई। ओके उससे आगे सॉल्व। ओके जी, यस सर x प्लस वाई प्लस माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर वो बन रहा है, डिस्क्रिमिनेंट भी अच्छा बन रहा है। सर सीधा नहीं देख सकते कि जो x और y इसके दो रूट्स होंगे, यस क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और उधर अल्फा इंटू बीटा। जो आपको ठीक लगता है जी। तो दो पॉसिबिलिटी क्या देंगे इसकी? यस सर, x और y दोनों रूट्स ही आ रहे हैं। यस सर। यस सर। यस सर, एक्स और वाई दोनों। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू e की पावर x। यस सर, वो कांस्टेंट आ जाएगा उसमें। सर मेरा तो आ रहा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। यस सर, x²/2 आएगा। हाँ सर वो गलती प्लस से c। दूर है। x²/2। x²/2 बेटा बाकी लोगों को भी करने दीजिए। हो गया सर। डन सर। हाँ जी, इसको डिस्कस करते हैं आप। देखिए इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस मेन यही है कि भाई अगर डिग्री 2 आ जाएगी तो क्या है। अगर बेटा dy बाई dx की मतलब ये ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लेने, मतलब dy बाई dx के रूट्स निकाल लेने हैं। अब वो रूट्स निकालने के लिए तरीका कुछ मर्जी है। कोई कह रहा है जी सर फैक्टराइज बन रहा है तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन रहा है, वो भी ठीक है जी। कोई फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देगा, ठीक है ना। तो वो रूट निकालने का जो भी तरीका है वो आप सोच सकते हो। मेन चीज यही है कि भाई आपने जब ये dy बाई dx में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तो पहले आपका काम क्या रहेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके dy बाई dx के रूट्स निकालने। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी वाला है, इसमें ज्यादा कुछ टफ वाले रूट्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि एक रूट आपका x आ जाएगा और एक रूट y आ जाएगा। तो जब ये रूट आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, आपके लिए एक नहीं 2 डिफरेंशियल इक्वेशन की पॉसिबिलिटी है। तो यहां से
हर एक दोनों को 1 by 1 सॉल्व करके आपको अकॉर्डिंगली फैमिली ऑफ कर्व आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप की फैमिली ऑफ कर्व आ जाएंगे, ठीक। तो हमेशा अगर डिग्री 2 का क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, आपने dy by dx के दोनों रूट्स निकाल लेने। तो जब 2 रूट आ जाएंगे तो उनमें से जब पहला वाला रूट है उसको भी dy by dx के साथ इक्वेट करके सॉल्विंग करी जाएगी, फिर जो दूसरा रूट आएगा उसको भी dy by dx के साथ सॉल्विंग कर ली जाएगी। तो यहाँ पे 2 फैमिली ऑफ कर्व आपको हमेशा मिल जाएंगे, ठीक है, अगर डिग्री 2 वाला क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली डिग्री 2 वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वो डिग्री 1 में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सॉल्विंग, अब इसकी सॉल्विंग आप कर ही लेंगे। एक बार dy by dx को आप x के बराबर करके इसको सॉल्व करेंगे, और एक बार dy by dx को आप y के बराबर करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यस समझ सर। में आया है? हाँ जी, आज की क्लास में किसी भी चीज में कोई डाउट है तो बोलिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग है ना जो नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर्स, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके सर इसकी शीट आपको मिल गई या नहीं मिली है? नहीं मिली सर। अभी नहीं मिली आप लोगों को? नो सर। ओके, मैंने मैम को सेंड तो कर दी थी, 1-2 दिन हो गए हैं, तो आई थिंक परसों सेंड करी थी। तो आई थिंक मैं एक बार उनसे दोबारा फॉलोअप लेता हूँ, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग है ना इन द मीन टाइम आप इसकी एनसीईआरटी अटेम्प्ट करना चालू कर दीजिए। पहले तो हमारा जो भी एरिया का डिस्कशन रखा हुआ है हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी इस चैप्टर की एनसीईआरटी का डिस्कशन रखेंगे। तो आप लोग अपने एनसीईआरटी अटेम्प्ट करना चालू कर दीजिए इस चैप्टर। ओके ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू सर।